भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश का मजबूत पहलू संघीय संरचना है और इस संघीय संरचना का मूलभूत आधार केंद्र और राज्य संबंध है। और इसी केंद्र और राज्य संबंध के चर्चा को आज आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भरत सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं विवेक चंद्र कुमार इस चर्चा को सर के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी मुलाकात सर से करवाता हूं। नमस्कार सर, आप बिहार आईएएस की इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग केंद्र और राज्य विधायी संबंध के बारे में, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो किस तरीके से हमारे इस विशाल लोकतांत्रिक देश में कैसे संबंध स्थापित करता है और किस तरीके से इसको हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। आप इस बारे में बताएं सर। थैंक यू विवेक जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भारत जो है, जैसा कि आपने बताया कि विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नेतृत्व करता है और इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह इसकी संघात्मक व्यवस्था है जी। हालांकि भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसको दो पक्षों में देखा जा सकता है। पहली जो व्यवस्था है यह इसकी संघात्मक व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करती है। दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख व्यवस्था है। आज जो टॉपिक आपने निर्धारित किया है यह हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। और इसमें हम देखेंगे कि इसके कुछ आर्टिकल संघात्मक व्यवस्था तो कुछ उसके एकात्मक व्यवस्था को भी परिलक्षित करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, या जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं, इसके पहले हम लोगों ने वित्तीय शक्तियों के प्रबंधन के बारे में देखा था, जिसमें आर्टिकल 280 और 281 की बात की गई थी। जो संविधान के जो 280 आर्टिकल वगैरह की बात की जाती है। आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान का 245 से लेकर और 255 तक के जो अनुच्छेद हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ज़रूरी होगा हमारे लिए कि हम आर्टिकल 245 से लेकर और 55 तक जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल्स को फिंगर टिप्स पे हम लोग देख लें। नहीं, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये जो तंत्र है, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 245 क्या है। 45 से लेकर और 55 तक के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आर्टिकल 245 की बात की जाएगी, है ना। तो चूँकि कानून निर्माण की बात है, विधायी शक्तियों विधान बनाने की बात है, तो इसमें केंद्र और राज्य के विधान बनाने के दायरों की बात की जाती है। तो आर्टिकल 245 कहता है कि केंद्र अपने दायरे में कानून बनाए और राज्य अपने दायरे में। दायरों से हमारा संबंध कि केंद्र पूरे देश में या देश के किसी भाग के लिए आर्टिकल 245 के तहत कानून बना सकती है। उसी तरह से राज्य का जो दायरा है वह राज्य के किसी भी भाग में या संपूर्ण राज्य के लिए विधान बनाने की शक्तियां दोनों को दी गई हैं। तो यह हो गया 245। 245 के बाद हम 246 की बात कर सकते हैं। और ये जो 246 है, आप इसको आराम से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से जोड़ सकते हैं, जिसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। और ये सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप कह सकते हैं कि संघवाद या संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आर्टिकल 246, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का विभाजन हुआ है, जिसके तहत कानून केंद्र
केंद्र में और राज्य सरकार राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब ये जो है 246 आर्टिकल 246 के तहत है ना 3 तरह का जो लिस्ट है ना, ये हमारे व्यूअर्स को पता भी होगा, है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग दिया गया है। जैसा कि केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है उस पर, है ना, ये दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो हमें फिर ये याद रखना होगा कि आर्टिकल 248, हम 247 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो संविधान यह इस बात की गारंटी देता है कि कुछ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स की स्थापना इसके द्वारा की जा सकती है। लेकिन मैंने 245 बताया, 246, उसके बाद से 248, है ना, और 249 और 50 ये ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि 248 के तहत, है ना, जैसे 246 में 3 तरह के विषय हैं, और ये तीनों विषयों में अगर कोई विषय ऐसा है जो ये तीनों में नहीं हो, तो विवेक जी ये आमतौर पर ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के चीज़ों में कानून बनाने का अधिकार किसको है, निर्णय लेने का अधिकार किसको है ना। तो ये कहा जाता है कि वो जो रेजिड्यूरी पावर होता है, जो विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो संसद के पास होती है। मतलब जब तीनों में से किसी पर नहीं है ना, तो वह पावर टू मेक लॉज गोज टू द पार्लियामेंट, है ना। यह आर्टिकल 248 हो गया, है ना। लेकिन आर्टिकल 249 में राज्यसभा को एक विशिष्ट पावर दिया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे, नेशनल इंटरेस्ट का अगर घोषित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। मैं बता दूं आर्टिकल 249 की जो शक्ति है वह राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। जी बिल्कुल, है ना जी। तो हमने देखा 248 और 249। अगर आप पूछें कि यह किस तरह की व्यवस्था का लक्षण है, तो जैसे हम लोगों ने शुरू में संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था की बात करी, लेकिन इसका झुकाव तो केंद्र की तरफ होता है। तो हमारे व्यूअर्स को याद रखना चाहिए कि जिस तरह से आर्टिकल 246 संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, उसी तरीके से आर्टिकल 248 और 249 यह एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। जी बिल्कुल, है ना। इसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 250 भी है, और वह कहता है कि आपातकाल के परिस्थितियों में भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मतलब 248, 249 और 250 यह तीनों एकात्मक संविधान के लक्षण को बता रहा है ना। उसी तरीके से हम 251 के बारे में भी देख सकते हैं। आर्टिकल 251 का जो संबंध है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताता है कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, सॉरी, आर्टिकल 251 यह बताता है कि जो इन दोनों में, है ना, जो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है ना संबंध के बारे में, है ना, जैसे 248 और 249 में अगर कानून बनाया जाता है उनके द्वारा, ठीक है ना, तो उसमें अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है ना, तो संसद के द्वारा जो कानून बनता है, जो लेटेस्ट कानून बनता है, दैट विल सेट असाइड द प्रीवियस वन, और जो करंट कानून होगा ना उसी को मान्यता दी जाएगी, है ना। तो ये कुल मिला के जो कुछ संवैधानिक पहलू हैं जिसको आधार बनाकर हम केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को देख सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया को देख सकते हैं, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर कुछ और आपके दिमाग में आता हो तो आप बता सकते हैं। सर, ये तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमारी जो संरचना है देश का, जो एक संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी
लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये किस तरीके से केंद्र और राज्य में संबंध जो स्थापित होता है, सपोज़ अगर केंद्र की अगर राज्य की अगर कोई डेवलपमेंट हो या उसके बीच में अगर कोई योजनाएं लागू करनी हो, तो यहाँ पे तो कई जगहों पे ऐसा देखा जाता तो कि एकात्मक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो क्या यही रीज़न है कि कई बार राज्यों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है? विवेक जी, अभी जो नीति आयोग की जो संकल्पना है, जो सहकारी संघवाद पर आधारित है, इसको लाने का उद्देश्य ही यह है कि जैसे पहले हमारी 2 सरकारें थीं, 2 स्तरीय सरकार, अभी हम त्रिस्तरीय सरकार की बात करते हैं, है ना। तो जैसे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, उसी तरह से जो तीसरे स्तर की सरकार है जिसको पंचायत सरकार के नाम से जाना जाता है, तो यह केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है उनकी दूरियों को कम करने का ये प्रयास किया जा रहा है। सहकारी संघवाद की अवधारणा का अर्थ ही ये होता है कि हम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को, है ना, बिल्कुल जैसे बिहार में अगर आप देखें, है ना, तो वार्ड सभा प्रशासन की सबसे न्यूनतम इकाई है ना, और बिहार ऐसा करने वाला पूरे भारत का पहला इकलौता राज्य है जी, है ना। तो ये संघात्मक, ये सच है कि हमारे व्यवस्था विशेष परिस्थितियों में एकात्मक है, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक है, और यही तो हमारे संविधान की विशेषता भी है ना। तो ये एकात्मकता के गुण भी हैं और संघात्मकता, इसलिए कहीं कहीं इसको अर्ध संघात्मक भी कहा गया है ना। मतलब विशिष्टता है भारतीय संविधान की, और यही कारण है कि हम सहकारी संघवाद के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और राज्यों की ओर झुकाव बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद सर, इस चर्चा की कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, इसी तरीके से हम अलग अलग विषयों पर हमारे एक्सपर्ट की राय और उनसे विभिन्न पहलुओं पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।